नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों के और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उन छोटे मोटे नौनिहालों की जिनसे स्कूल में रौनक फिर से लौट आई है। जी हां, अब पहली और दूसरी की क्लास भी शुरू हो गई हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ ही स्कूल खुले हैं और पहले दिन स्कूल में 15 से 20% ही बच्चे पहुंचे हैं और इनके आने से स्कूल में चहल पहल दिखी। बच्चों की हंसी की किलकारियां सुनाई दी। शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके चलते स्कूल प्रशासन द्वारा जहां बच्चों के क्लासरूम को सैनिटाइज करवाया गया, तो वहीं स्कूल के मुख्य गेट पर हर बच्चे का टेम्परेचर चेक कर उनको पहना हुआ मास्क सुनिश्चित कर दिया कि उन्होंने मास्क पहना है या नहीं। बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है जब तक बच्चे के पास मास्क नहीं होगा और ये देखा जाएगा कि उसका टेम्परेचर क्या है, कितना है, उसके बाद ही स्कूल के क्लासरूम में उसे प्रवेश मिलेगा। हालांकि पहले दिन पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या 15 से 20% रही। वहीं स्कूल प्रबंधक के अनुसार आने वाले समय में ये संख्या बढ़ सकती है। बल्लभगढ़ के बालाजी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के अनुसार बड़ी क्लास के बच्चे और छोटी क्लासों के बच्चों के 2 चरणों में स्कूल खुल चुके थे। पहली व दूसरी कक्षा के छात्रों के स्कूल खोल दिए गए हैं। इसको लेकर कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और क्लासरूम को सैनिटाइज करवाया जाता है। वहीं मुख्य गेट पर बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। साथ ही सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे ने मास्क पहना हुआ है या नहीं। उसके बाद ही बच्चे को स्कूल में आने की इजाजत मिलती है। उन्होंने बताया कि आज पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहला दिन था जिसको लेकर लगभग 20% की संख्या में छोटे बच्चे स्कूल में आए। वहीं दूसरी कक्षा के एक छात्र ने बताया कि आज उन्हें स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। सोचे हो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा रह रहा है, पढ़ाई करके बहुत मजा आता है। अच्छा, घर पे कैसे टाइम बिताए थे? जैसे घर स्कूल नहीं खुले थे जब, और आप स्कूल आए हो अब? ऐसे ही टाइम अब मैं स्कूल आ गया हूँ, अब मुझे पूरी तैयारी हो जाएगी। हाँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत आई थी घर में रहते थे? दिक्कत आई थी। और क्या अब दिक्कत आई थी? सही से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ऑनलाइन आपकी पढ़ाई कराई जाती थी उस तरीके से होती जिस स्कूल में आते थे आप? नहीं हो पाती। मेरा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप अब इतने महीने बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या घर पे पढ़ाई नहीं होती थी आप लोगों की? अब स्कूल में आए हो, पढ़ाई होगी, दोबारा से स्टार्ट होगी, क्या लगता है सही से पढ़ाई होगी अब? निर्णय लिया बड़ा अच्छा है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से बच्चों की शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय खोलना इतना आसान नहीं था, लेकिन सरकार ने जो अब निर्णय लिया बड़ा अच्छा लिया। और उसके संबंध में जो भी गाइडलाइन सरकार बनाई है, वो सारी गाइडलाइन का सभी विद्यालय पूरा कर रहे हैं। बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइज कराना, विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कराना, मास्क संबंधी नियमों का पालन करना। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों की जो उपस्थिति दर है, उसके लिए प्रयास ये है कि वो कभी भी 50% से अधिक ना रहे। क्लास के अंदर रोटेशन वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी आज ऑड रोल नंबर वाले बच्चे आएंगे, कल इवन वाले आएंगे, इस तरीके से बच्चों को बुलाया जाएगा। सरकार की जो गाइडलाइंस है, बच्चों का टेम्परेचर चेक करना, सैनिटाइजर करना, मास्क, ये फॉलो किए जाएंगे सारे? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि ये देखिए विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक काफ़ी दिन पहले चालू हुई थी, उसके बाद 6ठी से 8वीं हुई और उसके बाद 3री से 5वीं तक हुई। तो अगली खबर की और बात करेंगे सहज योग की। सहज योग ने देश भर में एक मुहिम चलाई है, जिसके चलते योग के जरिए कैसे बीमारियों से बचा सकता है, इसके बारे में बताया कि भागती दौड़ती जिंदगी में आजकल लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन सहज योग बता रहा है कि करे योग रहे निरोग। अब बात करेंगे इस खबर के विस्तार से। ध्यान लगाने से असाध्य रोग ठीक होंगे। ध्यान लगाने से जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होगी, उससे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे खर्च करके। सहज योग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि भागती दौड़ती जिंदगी में आजकल की डेट में ज्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं और बीमारियों का इलाज करवाने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आराम नहीं पाते। लेकिन सहज योग के पदाधिकारियों की तरफ से पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें योग और ध्यान करके गंभीर से गंभीर बीमारियां बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती हैं।
सहयोग संस्था की तरफ से पहुंचे डॉक्टर ने टीवी चैनलों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से आप ध्यान करके बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए। सहयोग की मुहिम पूरे देश में इस तरीके से लोगों को संदेश देने का कार्य कर रही है और गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करवा रहे हैं। मेरा डॉक्टर इलम सिंह बंसल नाम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस चीज़ को लेकर की गई है आज? ये हमने इस चीज़ को लेकर की है कि पॉजिटिव एनर्जी से भविष्य में बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, माँ बाप क्या, खेती क्या, और जो हमारी पार्लियामेंट में हंगामे होते हैं उनको इससे हम बदल सकते हैं। जहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी होगी वो लोग हंगामा, किसी तरह की गलत बोलचाल यूज़ नहीं करेंगे और जो नाजायज बोलते हैं उनको भी इससे ठीक किया जा सकता है और वो भी पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। तो इससे हम बच्चे की पढ़ाई क्या, नशा क्या, घर का कलेश क्या, जो आज के युवा वर्ग में शादी नहीं करा रहे हैं, बच्चे नहीं करते हैं, उन सब में चेंज आता है और वो पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं और इसी से वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ये अपने परिवार को, बच्चों को और देश को उच्च कोटि की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि श्री माता जी का इनकारनेशन आया, अवतार आया है और इन्होंने ये विद्या सबको दी है फ्री, और हम भी दे रहे हैं और आप भी इसको दे सकते हैं और सबका ही इससे कल्याण होगा। पूरा देश समाज उच्च कोटि की तरफ जाएगा क्योंकि अब सतयुग चल रहा है, कलयुग समाप्ति पर है। तो इसमें दवाई नहीं चाहिए। किस बैनर के तले आप ये काम करते हैं और किस, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ये सहयोग है और मैं बैनर, एक सहयोग टीवी चैनल भी हमारा है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और आप भी इस पर काम करें। मेरी इच्छा है कि ये जन जन तक पहुँचे किसी भी तरह से, और ये निःशुल्क कार्य है। इसमें हम किसी से 10 रुपये नहीं ले सकते, अपने पैसे से 10-5 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं या किसी बड़े आदमी से चेक ले रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं है। अपने बल पर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और इसी से हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, समाज, देश और संसार कल्याण की तरफ बढ़े। अगली खबर की ओर, कोरोना वैक्सीन का अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस दूसरे चरण में 60 साल के बुजुर्गों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही 45 की उम्र के लोगों को भी ये डोज लग रही है, लेकिन उन लोगों को ये डोज लग रही है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उनको भी ये डोज दी गई है। आपको बता दें कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है। इसके तहत फरीदाबाद जिले में अब 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। वह जब कोरोना टीकाकरण कराने आए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस वैक्सीन अभियान को सुविधाजनक बताया और कहा कि इसमें कोई भी डर की कोई बात नहीं है। बड़े आराम से हमने कोरोना टीकाकरण कराया और काफी ठीक महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हमें पूरा सहयोग किया और वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद हमें मोबाइल ऐप पर एक QR कोड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन इंचार्ज का कहना है कि वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दी गई है। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और 45 से 60 साल के बीच में जो लोग हैं जिनको कि साथ में कोई क्रोनिक बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, उनको कोविड वैक्सीनेशन लगाने का जो अभियान है वो हमने चालू किया है। कितनी वैक्सीन आज लगाई जा रही हैं और कौन सी जगह लगाई जा रही हैं? ये हम FRU 2 में हैं। FRU 2 में हम इससे पहले काम अपना करता हूँ, पर्सनल काम है मेरा इलेक्ट्रीशियन का, और वैसे मेरी बेटी है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, सुरभि मिश्रा। आशा वर्कर वगैरह हैं, उन्होंने अभी जागरूक किया था और बहुत सी जैसे शंकाएं रहती है जिन्हों के वैक्सीन लगवाई, ये होगा वो होगा, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट लगा रही है तो आदमी अभी सचेत भी नहीं हो रहे इस बारे में, तो अभी तो फ्री लगी है और आगे हमें ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। सरकार का जी बहुत बहुत कहूँगा और उनकी टीम के लिए जिन्होंने इतना एफर्ट किया है, और आगे भी हम तो यही उन सबके वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और टीकाकरण कराएं। तो बिल्कुल सही सोच के आए थे कि हमने टीका लगवाना ही है और औरों को भी बोलेंगे हम भाई लगाओ, कोई वो नहीं है, लोगों में वहम है। एक्चुअल में शुरू में लोग घबराए हुए थे कि भाई कहीं कुछ न हो जाए, और हुआ भी ऐसे ही है, मतलब इस बीमारी ने काफ़ी कुछ कर दिया था ना, जिसके कारण लोग घबरा भी गए थे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, सबको टीका लगाना चाहिए। और करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच बरकर और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा है, जहां भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, हेलोग्राम, रैपर और स्प्रिट बरामद की गई।
पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद की डबुआपाली रोड का है, जहां क्राइम ब्रांच, बड़कल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए छापा मारा, जहां से भारी संख्या में नकली शराब बरामद की गई। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि डबुआपाली रोड पर एक प्लॉट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर यहां छापा मारा गया और छापे के दौरान आरोपी यहां से बचकर फरार हो गए। लेकिन यहां पर नकली शराब और उसे बनाने के तमाम सामान पुलिस को मिले हैं। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की माने तो नकली शराब बनाने के मामले को देखते हुए पुलिस और उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई है। कि नकली शराब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपकी जानलेवा हो सकती है। आपके माध्यम से मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि 12 बाई 12 के कमरे के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा है। अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा आज तक इन्होंने कितनी शराब बनाई है और कितनी आगे बेच चुके हैं। आम जनता को ये देखना चाहिए कि इतने थिक एरिया के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, एक्साइज विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इस तरह की गतिविधियों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बिल्कुल एक अच्छा सोर्स की जरूरत होती है। और आरोपी जब हम यहाँ पहुँचे, जब हमें मुखबिर खास की सूचना मिली और एक्साइज इंस्पेक्टर को हमने साथ लेके रेड की थी सुबह, तो आरोपी यहाँ से जैसे ही हमने गेट खोला तो कूद के भागे, दीवार को फांद के पीछे भी भागे पर पकड़ नहीं पाए उनको। तो कब से चल रहा था धंधा, कुछ पता चल रहा है? जैसा कि मुखबिर खास और आसपास से हमें थोड़ी सी सूचना जो मिल रही है कि करीब 2-3 महीने से ये इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। 2-3 महीने से। अब किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, सब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाई नेम मुकदमा है, जो लोग यहाँ शराब बना रहे थे। 2 मुकदमों के, 2 बेटा और बाप के खिलाफ। और एक अंतिम सवाल और कि ये कितनी खतरनाक हो सकती थी, कितनी जहरीली, एक तरह से जहरीली शराब कहा जा सकता है? कई बार साहब ऐसी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई है। आपने देखा होगा पहले भी पुलिस ने इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए हैं। और जहरीली। चलिए खबरों में फिर से बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की, कि आखिर कैसे बुजुर्गों को ये लगाया गया है और पलवल में कितने सेंटर हैं इस वैक्सीनेशन के, आपको बताते हैं। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण में 60 साल की आयु के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में 7 सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। जरूरत के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में ये वैक्सीन 250 रुपए में लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। सिविल लाइन पलवल के रहने वाले रेवराम ने बताया कि आज से 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तक उन्हें कोई दर्द या थकावट महसूस नहीं हुई। पहली डोज के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाएंगे और उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। आज 1 मार्च को 60 साल के ऊपर वाले मरीजों को, बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का आदेश हुआ था, उसको ही सुन करके हम यहाँ पे पहुँचे और टाइम के हिसाब से हम मैम से मिले और हमें सबसे फर्स्ट में मुझे ही वैक्सीन दी गई। पहली डोज है आज मेरी और ऐसा कोई दर्द वगैरह कुछ महसूस नहीं हुआ। डोज देने के बाद रजिस्टर में चढ़ाने के बाद हमें पास में लेटा दिया गया आराम के लिए। और डॉक्टर ने बोला थोड़ा देर 15 मिनट के लिए आप आराम करें। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुआ। 15-20 मिनट लेटने के बाद अब मैं जाने के लिए जब तैयार हुआ तो मैम से सलाह ली गई, तो मैम ने बोला हल्का सा कोई बुखार आ सकता है, तो इसलिए मुझे एक PCM भी दे दी गई है। बाकी मुझे जो आज से जो फेज शुरू हो रहा है वो है आम जनता के लिए, जिसके अंदर जो लोग 60 से ऊपर हैं, अबव 60 हैं, उन सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो कि 45 से और 60 के बीच में, और अगर उन्हें कोई ऐसी शारीरिक बीमारी है
मॉर्बिडिटी साथ में है उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आज से जो शुरुआत है वो एक तरीके से कोविड वैक्सीनेशन की फेज़ 2 की शुरुआत हो रही है और लोगों के अंदर आज सुबह से ही इसके बारे में उत्साह है और लोग खुद सामने आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। 7 सेंटर्स को में उद्घाटन किया जा रहा है और हम इन सेंटर्स को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे और ये एक तरीके से आरोग्य सेतु ऐप के अंदर जाकर उसमें आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं, आम जनता खुद जाए और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने। बात करेंगे अब खेल की। भवानीखेड़ा के बाबा रामरूप एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल बॉक्सिंग खेल का समापन समारोह हुआ और इस दौरान खिलाड़ियों को सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। 17 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने आयोजन में भाग लिया और अपने हुनर का दम दिखाया। नेशनल बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता में 17 राज्यों से लगभग 350 बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। अलग अलग टीमों के साथ हुए मुकाबले में फाइनल मैच में भवानीखेड़ा ने सफलता हासिल की और अपने शहर का नाम और प्रदेश का नाम ऊंचा किया। समापन समारोह के अवसर पर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राठौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और विजेताओं को सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी कठोर परिश्रम कर सफलता हासिल कर देश को और प्रदेश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी थी। इस दौरान उनका कहना था कि ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों में प्रतिभा देखने को मिलती है और ऐसे आयोजन का होना बेहद ही जरूरी है, जिसमें भाग लेकर खिलाड़ी अपनी कला का प्रदर्शन कर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसको 3rd नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रंगारंग समापन किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महंत गुमान दास जी के सानिध्य में परमार जी ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। फाइनल में हरियाणा का विशेषकर मुकाबला सभी स्टेटों का आपस में ज़बरदस्त मुकाबला रहा, जिसमें भवानीखेड़ा बाबा रामरूप एकेडमी ओवरऑल ट्रॉफी पर अपना अधिकार कब्जा किया। कोच दीपक तंवर जी के द्वारा अच्छी मुहिम शुरू की गई है, जिससे आम ग्रामीणों में जो प्रतिभा हमारी छिपी हुई है उसको ऊपर उठने का, उनका मनोबल ऊंचा उठाने का ये काम किया है भाई दीपक तंवर। इससे खेलों के आयोजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और भविष्य में आने वाले भविष्य में हम इससे भी ज़्यादा 10 टीम बनाई है। जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आज यहाँ पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी तो उसमें ये भाग लेने के लिए आए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल स्तर के जो बच्चे हैं, लगभग यहाँ पर हमें बताया गया 17 राज्यों से लगभग 350 बच्चों ने यहाँ पर 3 दिन में भाग लिया है और आज उनका जो ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था तो उनके साथ पूरी राष्ट्रीय छत्रपाल जी है, हमारे विद साहब हैं, वो सारे के सारे हमारे राजस्थान से जो है ना हमारे योगी जी हैं, वो सब यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उनको उत्थान करने के लिए, ताकि ये बच्चे, क्योंकि भिवानी को आपको पता ही है क्यूबा के नाम से जाना जाता है, मिनी क्यूबा के बोलते हैं, तो यहाँ से विजेंद्र ऐसे होनहार खिलाड़ी निकले तो इनका आना भिवानी जिले के लिए और पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके द्वारा ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो बच्चे जिनको ऐसे करनाल की देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान का 1 मार्च से दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवा कर किया है। वहीं करनाल में भी बुजुर्ग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे थे। उधर सीएमओ ने भी जाकर कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए सेंटर का जायजा लिया। कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है, इसी नारे के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों हो या फिर जिन्हें गंभीर बीमारी हो, उनकी उम्र 45 से 60 साल है, वो वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल में जा सकते हैं। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9 कोरोना के वैक्सीन लगवाने के सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल ही फ्री में लगाई जा रही है। वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वहां पर पब्लिक को 250 रुपए का खर्च देना पड़ेगा। लोग उत्साहित है कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए, इंतजार करते हुए लोग नजर आए और वैक्सीन लगवा रहे थे। साथ ही एक संदेश भी दे रहे हैं कि जिस तरह से वो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, बाकी लोग भी वहां पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं, सरकार का सहयोग करें। बहरहाल सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर खूब पैसे खर्च किए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और दूसरे चरण में अलग अलग माध्यमों से लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। फेस की वैक्सीन के लिए जो
आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे कोविड अभियान के अंतर्गत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज थर्ड फेज़ का शुरुआत की है, जिसमें 60 इयर्स एंड अबव और 45 to 59 ईयर्स जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं उनकी आज वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। और आज हरियाणा में भी हमारा जो विधिवत इनॉग्रेशन है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री दोपहर को करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वैक्सीनेशन सभी सेंटर्स पे शुरू कर दी गई है और उसी को देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सेक्टर 13 की डिस्पेंसरी में भी क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीज़न काउंसिल भी है और काफ़ी हमारे सीनियर सिटीजन इस एरिया में हैं, उनके लिए एक ये सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे वैक्सीनेशन हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। किसी प्रकार की किसी को मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 60 ईयर्स एंड अबव कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस जो हमारे ये शुरू की गई है हमारी वैक्सीनेशन उसको अवेल करें, क्योंकि वो ज़्यादा वनरेबल उसमें एज में आते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर खुद नहीं करवा सकते तो सेंटर पे आके खुद रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दी जाएगी और वैक्सीनेशन की जाएगी। किस तरह की व्यवस्था की गई है और सर अपने करनाल में क्या सोचा? आज जैसे कि अब 9 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट करनाल में शुरू किए गए हैं और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी और सभी स्वास्थ्य जितनी हमारी संस्थाएं हैं लगभग 30+ उन सभी पे हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू करेंगे। खबरों में बात करेंगे अब भिवानी की। हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन द्वारा 6 व 7 मार्च को भिवानी में आयोजित की जाने वाली हरियाणा राज्य जूनियर व सीनियर जूडो चैंपियनशिप के लिए भिवानी के भीम स्टेडियम में ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों व कोच ने सरकार की खेल नीति के प्रति निराशा भी देखी गई। इस मौके पर जिला जूडो एसोसिएशन के महासचिव अजीत मामले ने बताया कि 6 व 7 मार्च को भिवानी में आयोजित होने वाली जूनियर व सीनियर जूडो चैंपियनशिप के खिलाड़ियों की ट्रायल ली गई है। इस मौके पर उन्होंने खेल नीति के बारे में बताया कि पहले विभिन्न खेलों प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि में कटौती की गई है, जिससे खिलाड़ियों का हौसला भी कम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बाहर के टूर्नामेंट भी आयोजित करवाए जाएं, जिससे खिलाड़ियों को और अधिक सीखने का मौका मिले। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी निकिता ने खेल नीति के बारे में बताया कि उन्हें बाहर के टूर्नामेंट ज़्यादा खेलने को मिले तो अपनी और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जूडो खिलाड़ियों को भी बाहर के टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया जाए। नाम अंकिता है, मैं जूडो गेम करती हूँ और मैंने नेशनल लेवल पे काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और खेल नीति हमारी सरकार की, हमें बाहर के ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिलते। अगर बाहर के टूर्नामेंट ज़्यादा खेलने को मिले तो हम और भी अच्छा अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं दिया जाता। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो पीछे ओलंपिक से बाहर भी कर देती है, लेकिन जूडो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा नंबर का गेम है और लड़कियों के खास तौर पर सेल्फ डिफेंस गेम है। इसमें किसी प्रकार की लड़कियों की हिचक नहीं होती, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारा शरीर ढका हुआ होता है। और हमारी जूडो के जितने भिवानी जिला के, मैं पिछले 20 साल से जूडो का मास्टर हूँ और जूडो कराता रहा हूँ। हमारा कोई भी सीनियर बच्चा आज बगैर जॉब के नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे जॉब में है। तो अगर खेल नीति की बात की जाए तो खेल नीति सरकार कैसी होनी चाहिए? खेल नीति सरकार की अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार से पहले सरकार रही है, उन्होंने खेल के लिए जैसे सब जूनियर नेशनल है, कैडेट नेशनल है, जूनियर नेशनल है, सीनियर नेशनल है या और दूसरे गेम है, उनमें जो इन बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो अवार्ड मिलता था, आज बीजेपी सरकार वो अवार्ड नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार ने अवार्ड को कटौती कर दी है। चाहिए तो ये था अभी पहले से अच्छा बेहतर करे। अगर खिलाड़ी को जो गोल्ड पहले लेता था उसको 3 लाख मिलते थे, आज उसको 1 लाख मिल रहा है, तो पहले से प्लेयर का मोरल डाउन हुआ है। खबरों में बात करेंगे अब रेवाड़ी की। रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। वे बेखौफ अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े 4 युवकों ने 2 दुकानदारों पर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ये विवाद दुकान को लेकर हुआ और उसी के चलते चारों युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चारों युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस वारदात से व्यापारियों में भारी रोष बना हुआ है। साथ ही गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। इस वारदात से स्थानीय दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन देकर दुकानें खुलवा दी है। चारों भाई लग गए बच्चे। किस चीज़ को झगड़ा हुआ ये? झगड़ा कुछ नहीं, अपना हमने कुछ झगड़ा नहीं करा। कौन लोग थे मारने वाले? पड़ोसी है, दुकानदार। क्या नाम है? हलवाई है, महेंद्र कुमार। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। कौन कौन? एक तो महेंद्र था, एक मोगल था, एक दिनेश था और थे। उनकी दुकान है वो रेंट पे ली हुई है। तो जैसे कि ज्ञात हुआ है कि इससे पहले ये दुकान महेंद्र और बिल्ला जो गुजर है यहाँ गुजरवाड़ा का, इसने ली हुई दुकान। इसके द्वारा तय समय पर रेंट ना पे करने पर ये दुकान नरोत्तम सैनी को दी गई थी। इसी बात की रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ। तो अभी किस तरह से किसको मारा गया वहाँ पे और हमलावर कौन कौन थे? नरोत्तम सैनी और एक इसका भाई है, इन दो को ये मारे गए। जो प्रीमा फेसी है इसमें जो पता लगा है, इसमें महेंद्र और बिल्ला है और उसका लड़का दिनेश है और एक उसका भतीजा सुनील है। तो जैसे इंटीमेशन मिली मौके पर गए, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। इनके अभी बयान लेंगे, बयान के अकॉर्डिंग जो हमें कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।